कक्षा में, तब आपके संस्कृत व्याकरण की क्लास प्रारंभ होगी। संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि चल रही है और थोड़ा सा ही कोर्स बाकी बचा है, क्योंकि 28 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है। तो अब आ जाइएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। का तंत्र रूपमाला। संस्कृत के ज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिए ये व्याकरण का ज्ञान चल रहा है। उसकी कक्षा में आप सब भाग ले रहे हैं। आज हम आ रहे हैं सूत्र नंबर 111 पर। यहाँ विसर्ग संधि चल रही है। संधि का मतलब है एक दूसरे का मेल मिलाप होना, अर्थात दो शब्दों को परस्पर में कैसे जोड़ा जाता है, इस बात को आपने स्वर संधि के माध्यम से, व्यंजन संधि के माध्यम से और प्रकृति भाव संधि के माध्यम से जाना है। और अब चल रही है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब है दो बिंदी जो एक के ऊपर एक आमने सामने रहती हैं, ये विसर्ग है। इससे ह का उच्चारण होता है और विसर्ग के क्या क्या स्वरूप परिवर्तित हो जाते हैं, ये बात विसर्ग संधि के अंदर बताई गई है। तो 110 नंबर के सूत्र तक आपने जाना कि भगोव्रज अघो यज ये कैसे बने, कैसे इनकी संधि हुई। अब है सुपीर और सुतुर। सुपीर और सुतुर कैसे बने, तो इसमें अब आता है सूत्र लगता है, सूत्र नंबर ये मूल में है सुपी और सुतुहु। तो 111 नंबर का सूत्र आता है। 111 नंबर, नामी परोरम नामी परोरम नामी परोरम नामी परोरम। इस सूत्र का अर्थ है नामी स्वर से परे विसर्ग को र हो जाता है। अब आप देखिए नामी क्या है, तो आपको सबसे प्रारंभ में सूत्र में बताया गया था स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अर्थात अवर्ण को छोड़कर, यानी अ आ इन दो स्वरों को छोड़कर ई उ ऊ ये नामी कहलाते हैं। तो सुपी में ई नामी है, सुतु में उ नामी है। तो सुपी ई और उ इन नामी स्वरों के आने पर विसर्ग को रा हो गया, तो क्या बन गए सुपीर सुतुर। समझे ना, केवल व्यंजन संधि की प्रक्रिया बताई जा रही है, आपको अर्थ नहीं समझना है। यहाँ संधि की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो क्या हुआ, ये बन गए सुपीर और सुतुर। अब उससे आगे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। अब दूसरा सूत्र लगता है इरु रो री रू रो इरु रो री रू रो इरु री रू इरु रो री रू रो इरु रो री रू रो। सूत्रों के अर्थ करने में भी संधि आदि प्रकरण को जाना जाता है। इरु रो री रू रो माने ई उहु ओ ई उ औ। इसमें क्या कहते हैं, इर उ और उर को ईर और उर हो जाते हैं। तो सुपीर में इर है, सुतुर में उर है, तो इनको दीर्घ हो गया, सुपीर सुतूर हो गया। समझ गए ना। अलग अलग नियमों को बताने वाले अलग अलग सूत्र हैं। माने सुपी ही सुतु है, तो उसको पहले सुपीर सुतुर हुआ और उसके बाद में सुपीर और सुतूर हो गया। अब इसके बाद चलिएगा क्या नियम लगता है कि सुपीर और सुतूर हो गया। उसके बाद में आता है पहला एक सूत्र है 130 नंबर का, रेप सोर विसर्जनीय। 130 नंबर का आएगा, आगे आगे आएगा सूत्र। अभी तो संधि प्रकरण ये जो है 124 नंबर के सूत्र तक ही है। तो इस रा को और इस रा को, सुपीर और सुतूर के रा को विसर्ग हो जाते हैं, तो बना क्या सुपी सुतू। इसको तब देना, रा को सुपी ही हो जाएगा, विसर्ग हो गया। फिर रेप सोर विसर्जनीय। आप कहेंगे कि पहले रा किया और उसके बाद में विसर्ग क्यों कर दिया, विसर्ग तो पहले से ही था। तो ये नियम है। इन नियमों को अब पहले आटे से हलवा बनाते हो कि नहीं, और फिर बाद में उसको खा जाते हैं,
आटा और घी और हलवा मिल करके ऐसे ही मिल करके जो रूप सामने आता है उसको कहते हैं संधि। ये अलग अलग करना विग्रह कहलाता है और एक में मिलाना संधि कहलाती है। तो सुपीर और सुतुर के फाइनल रूप क्या बने? सुपी सुतुहु, ये बने। अब चलिए देखिएगा, अग्नि प्लस गच्छति। आप सबके पास ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं और पीडीएफ भी भेजे गए हैं। तो आप इसमें अग्नि प्लस गच्छति, इनकी संधि कैसे करेंगे? अग्नि प्लस गच्छति, तो सूत्र लगा है अब घोषवत्स्वरेषु, घोषवत्स्वरेषु घोषवत्स्वरेषु, घोषवत्स्वरेषु हाँ। अग्नि गच्छति, रवि गच्छति, रवि अत्र, मुनि आयाति, मुनि गच्छति, पटु वदति, पटु प्लस अत्र, इतने रूप स्थित हैं। अब इनको संधि कैसे करना, यानी विसर्ग संधि है तो इन सब के विसर्ग का क्या रूपक बनता है, कौन से शब्द के आने पर, बस इसी चीज को बता रहे हैं। तो घोषवत स्वरेशु, ये सूत्र क्या कहता है? 113 नंबर का सूत्र कि स्वर और घोषवान के आने पर नामी से परे विसर्ग को रा हो जाता है, रकार हो जाता है। तो अब आप देखिए, स्वर अग्नि में ई जो है स्वर है ना, स्वर है। और घोषवान क्या है? गा, गा जो है घोषवान है, क्योंकि ये वर्ग का तृतीय अक्षर है। का ख गा, गा जो है तृतीय अक्षर है तो घोष है। दो अक्षर प्रारंभ के जो वो अघोष कहलाते थे। तो ये स्वर है और ये गा जो है घोषवान है। तो कह रहे स्वर और घोषवान के आने पर नामी से परे, नामी क्या है? अग्नि में ई जो है वो नामी है, क्योंकि ई ये नामी है, उ ये नामी है, ये संज्ञाएं हैं। और सबसे पहले व्याकरण के अंदर संज्ञा को ही बताते हैं। तो संज्ञा में इसमें ई भी है, स्वर भी है और घोषवान है। तो इसमें क्या होता है, कह रहे हैं इससे आने पर, स्वर घोषवान के आने पर नामी से परे जो विसर्ग होता है, यानी अग्नि में ई जो है नामी है, इसके परे बाद में जो विसर्ग है इसको रा हो जाता है। तो इसको रा हो जाता है तो वो रा कहाँ चढ़ जाता है? गा के ऊपर। इसको कहते हैं रेफ। एक होता है रकार, एक होता है रिवर्ण और एक होता है रेफ। तो रकार तो बीच में रहता है और रेप ऊपर चढ़ जाता है और रिवर्ण जो है वो नीचे हो जाता है, जैसे गृहम कोई कहे। तो यहाँ पर रा को ऊपर चढ़ा दिया तो अग्निर्गच्छति हो गया। समझ में आ गया ना कि अग्नि के विसर्ग को रा होकर और वो गा के ऊपर चढ़ जाता है, अग्निर्गच्छति बन गया। फिर अग्नि प्लस अत्र है, तब इस विसर्ग को रा हो गया, अग्निरत्र बन गया, ये रकार हो गया। रकार माने केवल र, हलंत र, और फिर रा को कहीं कहीं विसर्ग होता है, विसर्ग को रा हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग को रा हुआ और रा जो है आ में मिल गया तो अग्निरत्र हो गया। ये संधि सही, अग्निरत्र, यहाँ अग्नि है तो अग्नि अत्र। अब आपके प्रश्न में अगर आता है अग्निरत्र की विग्रह करो, तो आप क्या करोगे? अग्नि प्लस अत्र, क्योंकि कभी उल्टे प्रश्न भी आते हैं, कभी सीधे से आते हैं। अग्नि प्लस अत्र की संधि करो तो अग्निरत्र बन गया, अग्निरत्र का विग्रह करो तो अग्नि प्लस अत्र हो जाएगा। ऐसे अब रवि प्लस गच्छति हो गया, रवि प्लस गच्छति। तो अब क्या हुआ, इसके विसर्ग को भी र हो गया और वो र ऊपर चढ़ गया तो रविर गच्छति। ऐसे ही रवि प्लस अत्र हो गया, रवि प्लस अत्र है तो इस विसर्ग को र होकर र आ में मिल गया तो रवि रत्र हो गया। आ गया ना समझ में? एक ही सूत्र, ये 113 नंबर का सूत्र, ये र करता है और रा आगे व्यंजन के होने पर उस पर चढ़ जाता है और स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। तो ये हो गया, रवि रत्र तक आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं दूसरा दिन। अब आगे चलते हैं मुनि प्लस आयाति। देखो नए नए लोग हैं, इनको इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप सब लोगों ने भी प्राइमरी क्लास में सबने छोटी छोटी संस्कृत जरूर पढ़ रखी है। तभी बालका बालको बालका ये सब सूत्र पठती पठता पठंती गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन संधि कैसे की जाती है ये नियम व्याकरण में आते हैं। अब है मुनि प्लस आयाति।
मुनि प्लस गच्छति। आगे इन तीन चीजों को भी बताते हैं। तो उसके लिए भी आया मुनि, इसी सूत्र से 113 नंबर के सूत्र से मुनि के विसर्ग को रा हो गया और रा आ में मिल गया, तो मुनि रायाति बन गया। बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट लिख करके आपको बताया जा रहा है। किताब में भी लिखा है, लेकिन फिर भी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बताया जा रहा है। मुनि प्लस गच्छति, तो इसको र हो गया और ये र ग पे चढ़ गया, तो मुनिर गच्छति हो गया। पटु प्लस बदती है, तो ये भी ऊ भी नामी है, नामी से परे विसर्ग को रा हो गया, तो पटुर वदती हो गया। ये रा ऊपर वहां पे चढ़ गया, जो आगे के व्यंजन है उनके ऊपर चढ़ जाता है, आगे के स्वर हैं उनको अपने में मिला लेता है। तो पटु प्लस अत्र है, तो इसको र होकर के पटुरत्र हो गया। ये ध्यान रखना कि जो र हो रहा है वो हलंत रहता है पहले, फिर आ में मिलने के बाद वो रूप धारण कर लेता है, पटुरत्र हो गया। पिता प्लस या ही है, तो पितर या ही हो गया, इस विसर्ग को रा हो गया, और या चूंकि व्यंजन है तो ये उसके ऊपर चढ़ गया, पितर या ही हो गया। और पिता प्लस अत्र है, इस विसर्ग को रा हुआ, उस आ ने उसको तुरंत पकड़ लिया, अपना मित्र बना लिया समझो, और फिर संधि हो गई, तो पितरत्र बन गया। पितरत्र। अब आगे देखो, पिता प्लस या ही, पिता प्लस अत्र, पुनः प्लस गच्छति और पुनः प्लस अत्र। इसमें नियम रूप तो बन गया, नियम थोड़ा सा अलग है। 114 नंबर का सूत्र, घोषवत् स्वरेषु, घोष नहीं, र प्रकृति रनामी परोपी, र प्रकृति रनामि परोपि, र प्रकृति रनामी परोपी। र प्रकृति रनामि परोपि। ये क्या कहता है कि घोषवान और स्वर के आने पर रेप से बना हुआ विसर्ग चाहे नामी से परे हो चाहे अनामी से परे हो, फिर भी र हो जाता है। इसने नियम को थोड़ा बदल दिया। अभी तक जो होता था तो नामी से परे विसर्ग को ही र हो रहा था। इसमें कह रहे हैं कि घोषवान होना चाहिए, आगे फिर नामी हो या अनामी हो। तो इसमें क्या है, पुना में ये नामी नहीं है, समझे ना, ये नामी नहीं है, लेकिन इसके बाद विसर्ग है, तो उसको भी इस नियम के अनुसार रेफ होकर के और वो पुनर्गच्छति बन गया। ऐसे पुनः प्लस अत्र है, स्वरो वर्ण वर्ग जो नामी है, अवर्ण नामी नहीं होता है, पर ये सूत्र कह रहा है नामी हो या नहीं हो नामी तो भी विसर्ग को रा हो जाए, तो पुनरत्र हो गया। अब आहा प्लस गणाहा है, तो उसको भी क्या हो गया, आहर गणा, आहा प्लस गणा। अब इस नियम को हम कल आपको आगे बताएंगे, क्योंकि 114 नंबर के सूत्र तक आपने इस बात को जान लिया कि पितर या ही, पितरत्र, पुनर्गच्छति, पुनरत्र। अब उसके बाद आहा प्लस गणा से हम आपको आगे ले चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आज व्याकरण की क्लास में विसर्ग संधि के अंदर आपने 114 सूत्रों तक पढ़ लिया है। 10 सूत्र हमारे शेष बचे हैं। संधि प्रकरण, पंच संधि जिसे कहते हैं, पंच संधि प्रकरण पूरा हो जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, और 28 अप्रैल को रविवार को आपकी परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में ध्यान देना है कि जो पीछे पीछे क्लासों में व्यवधान भी पड़ा है, उनको पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए आप encyclopedia.jainism.com में सर्च करें, संस्कृत व्याकरण क्लास नंबर 1, नंबर 2, ऐसे सब आपको पूरे क्रम आ जाएंगे। तो वहाँ ऑडियो क्लासेस हैं, उनको सुनिए आप और उससे अभ्यास कीजिए। वीडियो क्लासेस के लिए भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर आइए, वहां पर सारे वीडियो क्लासेस इसके हैं, उससे आप अभ्यास कीजिए और 28 अप्रैल की परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसीलिए मैंने आपको व्याकरण की क्लास पहले कराना शुरू किया है कि 1-2 दिन में हम व्याकरण को पूर्ण करेंगे और उसके बाद आप अभ्यास कीजिएगा। हम 2 दिन आपका रिवीजन कराएंगे, बाकी दिन गोमट सार जीव कांड की क्लासेस चलेंगी।